नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी चीज को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वास्तविकता के उस ताने बाने की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, यानी मोशन या गति का भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान असल में कैसे काम करता है। इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब हम अपने घर में सोफे पर बिल्कुल शांति से और आराम से बैठे होते हैं, तो क्या हम सच में रुके हुए होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रेस्ट यानी स्थिरता को लेकर हमारी पूरी समझ को पलट कर रख देगा। क्योंकि हकीकत तो ये है कि उस सोफे पर शांति से बैठे बैठे भी हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से दौड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम बैठे बैठे भी एक अनंत ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकले हुए हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर देखा जाए तो हम कभी भी स्थिर होते ही नहीं हैं। तो आइए इस लॉजिकल रोड मैप के जरिए आगे बढ़ते हैं। हम स्थिरता के इस भ्रम से शुरुआत करेंगे, फिर गति के आयाम और उसके रास्तों को समझेंगे, दूरी और विस्थापन का अंतर देखेंगे और आखिर में न्यूटन के नियमों को डिकोड करेंगे, ताकि छोटे स्तर से लेकर बड़े ब्रह्मांडीय स्तर तक मोशन को समझा जा सके। चलिए फटाफट अपने पहले हिस्से पर आते हैं, स्थिरता का भ्रम। गति को समझने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, और इसी कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु। बिना इसके हम कुछ नहीं बता सकते। मान लीजिए हम एक ऐसे घुप अंधेरे कमरे में हैं जहां कोई दीवार, जमीन या रोशनी नहीं है, तो ये जानना लिटरली असंभव है कि कोई मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मोशन पूरी तरह से रिलेटिव होता है। ये एकदम किसी वीडियो गेम के कैमरे की तरह काम करता है, जहां नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन के अंदर बैठे इंसान के लिए सामने वाला इंसान बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए वही यात्री 100 की स्पीड से भाग रहा है। सारा खेल देखने वाले की जगह का है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी गति के आयाम। मोशन क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये असल में होता किन जगहों पर है? मोशन को मुख्य रूप से 3 आयामों यानी डायमेंशंस में बांटा जा सकता है। एक पतले तार पर चलती चींटी 1D का उदाहरण है, क्योंकि वो बस आगे या पीछे जा सकती है। कैरम बोर्ड पर सरकती गोटी 2D है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है 3D मोशन, जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होते हैं। एविएशन साइंस इसी 3D से निपटता है, जहां हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट को तीनों दिशाओं में एक साथ कंट्रोल करना पड़ता है। तो चीजें किन रास्तों पर चलती हैं? आइए अपने तीसरे हिस्से यानी गति के पथ को देखते हैं, जहां हम उन रास्तों के आकार पर फोकस करेंगे जो गतिमान वस्तुएं असलियत में बनाती हैं। यहाँ दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं: वृत्तीय गति और घूर्णन गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक बाहरी केंद्र के इर्द गिर्द है। ये वृत्तीय यानी सर्कुलर मोशन है। लेकिन अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमकर दिन और रात बनाना, वो घूर्णन यानी रोटेशनल मोशन है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनके अलावा भी कुछ दिलचस्प रास्ते होते हैं। जैसे एकदम सीधे हाईवे पर चलती बाइक सरल रेखीय गति है। पहाड़ी सड़क पर मुड़ती हुई कार वक्र रेखीय गति है। और घड़ी का पेंडुलम, वो दोलनी यानी ऑसिलेटरी मोशन है। एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसी पेंडुलम को झूलते हुए देखकर ही समय मापने का ऐतिहासिक तरीका खोजा था। अब आते हैं अपनी चौथे हिस्से पर, दूरी बनाम विस्थापन। ये फिजिक्स का एक बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कोई चीज कितनी दूर गई और आखिर में वो पहुंची कहाँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दूरी बस कुल रास्ते को नापती है, दिशा से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वो शुरुआत से अंत तक की सबसे छोटी सीधी रेखा है। इसमें दिशा का होना एकदम अनिवार्य है। दिशा जोड़ने से एक साधारण सा नंबर एक बहुत ही सटीक जानकारी में बदल जाता है। इसे खजाने की खोज वाले उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई कहे कि खजाना 5 किलोमीटर दूर है, तो हम पूरी जिंदगी उस दायरे में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि खजाना ठीक 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो ये एक विस्थापन वेक्टर बन जाता है, जो सीधा सटीक बिंदु तक पहुंचाता है। वेक्टर्स असल में बेहतरीन नेविगेशन टूल हैं। इसीलिए सबसे मजेदार बात यह है कि अगर सुबह चलकर स्कूल जाएं और वापस उसी रास्ते घर आ जाएं, तो कुल विस्थापन एकदम शून्य होगा, बिल्कुल जीरो।
ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत और अंत का पॉइंट एक ही जगह पर आ गया, उनके बीच कोई फासला बचा ही नहीं। अब तक हमने गति के प्रकार देखे, लेकिन सवाल ये है कि चीजें चलती या रुकती क्यों हैं? आइए अपने आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, न्यूटन के गति के नियम। इन्हें हम ब्रह्मांड के ट्रैफिक रूल्स भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नियम से, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये नियम एकदम साफ कहता है कि कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहेगी और चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स या बल ना लगे। इसे और मजेदार तरीके से समझें तो ये जड़त्व बिल्कुल संडे सुबह के आलस्य की तरह है। कोई चीज अपनी स्थिति बदलना ही नहीं चाहती। इसीलिए वॉयेजर अंतरिक्ष यान दशकों से बिना इंजन के अंतरिक्ष में अनंत यात्रा कर रहा है। और कार में अचानक ब्रेक लगने पर हम जो आगे की ओर गिरते हैं ना, वो भी इसी जड़त्व के कारण होता है, जिसे रोकने के लिए ही सीट बेल्ट का आविष्कार हुआ था। अब आते हैं दूसरे नियम पर। बल यानी फोर्स मास और एक्सलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो किसी भारी चीज को हिलाने या रोकने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। एक खाली ठेले के मुकाबले भारी सामान से भरे ठेले को धकेलना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ये कोई सिर्फ किताबों की बात नहीं है। नासा के डार्ट मिशन ने इसी दूसरे नियम का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल किया था। एक विशाल एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने के लिए एक बहुत ही तेज रफ्तार वाले अंतरिक्ष यान को उससे टकरा दिया गया, ताकि अंतरिक्ष में एक जबरदस्त बल पैदा हो सके। ये सच में प्लैनेटरी डिफेंस का एक रियल लाइफ और बेहद शानदार उदाहरण है। और अंत में न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आसान शब्दों में कहें तो बल कभी अकेले काम नहीं करता, ये हमेशा जोड़े में आता है। प्रकृति में इसके विजुअल्स बहुत ही कमाल के हैं। जब एक जेलीफिश आगे बढ़ती है तो वो पानी को पीछे धकेलती है। जब कोई नाव से किनारे पर छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। और अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट, वो भारी दबाव के साथ गैसों को नीचे छोड़ता है और वही रिएक्शन रॉकेट को आसमान की तरफ धकेलता है। एक तरफ धक्का देने का मतलब है उसके ठीक उल्टी दिशा में मोशन पक्का है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे और दिमाग घुमा देने वाले दार्शनिक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस ब्रह्मांड में सच में पूर्ण रूप से स्थिर होने की कोई स्थिति है, या सब कुछ बस सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का एक अंतहीन जाल है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें।